हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का जो सैम्पल पेपर कर रहे थे, प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे मिड टर्म का, जो कि शिक्षा निदेशालय के दिया गया है। आज हम उसका लास्ट पार्ट 4 करेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। हम बाकी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली वहाँ पे सोल्व कर पाएंगे। तो आइए हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो क्वेश्चंस मैं भी आपको दिखा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ, जिससे कि आपको करना जो मिड टर्म में आएगा करना आसान हो जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन सेक्शन बी का जो पार्ट है। तो देखिए, सेक्शन बी के भी हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके थे। 28 क्वेश्चन तक हम यहाँ तक कर चुके थे। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, उपयुक्त चित्र, ये क्वेश्चन सारे हम इससे पहले के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पूछा गया है कि उत्तक जो हमारे मुँह की आंतरिक परत बनाता है, तो टिश्यू दैट फॉर्म आर इनर लाइनिंग ऑफ आर माउथ, तो कौन सा है? इसमें आ जाएगा स्तरी उपकला उत्तरशल की उपकला आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा स्टेटेड स्क्वेमस मसल। अभी आंसर बता दूंगी, पहले समझा देती हूँ। उत्तक जो हमारे मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू द बोन टू ह्यूमंस, तो इसका आ जाएगा टेंडम। थर्ड में, उत्तक जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, तो फ्लोएम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में, उत्तक जो हमारे शरीर में वसा जमा करता है, तो वसा उत्तक हो जाएगा। टिश्यू दैट स्टोर इन फैट इन आर बॉडी, एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। एक द्रव्य मैट्रिक्स के साथ संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? ब्लड, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मस्तिष्क में मौजूद उत्तक, टिश्यू प्रेजेंट इन आर ब्रेन में कौन से होते हैं? नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक। तो आंसर देखते हैं इनके। तो देखिए, फर्स्ट में आ जाएगा स्टेटेड स्क्वायर एपिथेलियम, सेकंड में टेंडम या एपिथेलियम मत लिखिएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैम्स टिश्यू हो जाएगा। सेकंड में टेंडम, थर्ड में फ्लोएम, फोर्थ में एडिपोज टिश्यू, फिफ्थ में ब्लड एंड सिक्स में नर्वस टिश्यूज। अगर हिंदी में देखते हैं तो स्तरीकृत शल्की, आप लिख सकते हैं शल्की उपकला जो मुंह की आंतरिक परत बनाती है, टेंडम हो जाएगा। टेंडम हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोएम हो जाएगा, फ्लोएम इस तरह से लिख दीजिएगा आप। उसके बाद वसा उत्तक हो जाएगा, खून या रक्त हो जाएगा, और तंत्रिका उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या कहा गया है। धारीदार, अरेखित और हृदय की मांसपेशियों के बीच उनकी संरचना और शरीर और साइट और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटेड, अनस्टेटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन ऑन द बॉडी, इन द बॉडी। तो देखिए आंसर, फर्स्ट है धारीदार मांसपेशियां। कंकाल की मांसपेशियां धारीदार मांसपेशियों का रूप लेती है, जो टेंडम द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती है। अरेखित पेशियां, यहाँ पे रेखित पेशियां भी बोल सकते हैं। चिकनी मांसपेशियां अरेखित मांसपेशियों का रूप लेती है, जो छोटे आंत, पेट और आदि अंगों के समूह में पाई जाती है। हृदय की मांसपेशियां हृदय में पाई जाती हैं। आंसर देखिए, स्टेटेड मसल, स्केलेटन मसल आर द फॉर्म ऑफ द स्टेटेड मसल दैट रिमेन अटैच टू द बोन बाय टेंडम, बोन से हमेशा जुड़ी रहती है टेंडम की थ्रू। अनस्टेटेड मसल, स्मूथ मसल्स आर फॉर्म ऑफ द अनस्टेटेड मसल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ऑर्गन लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। एंड कार्डियक मसल्स, दीज आर मसल ऑन द ऑफ द हार्ट, दीज आर मसल्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए राहुल अपनी साइकिल को 30 सेकंड में 6 मीटर वेग से प्राप्त करने के लिए पैडल करता है। फिर वह इस तरह ब्रेक लगाता है कि अगले 5 सेकंड में साइकिल की संख्या घटाकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में रीड करते हैं इसको। Starting from a stationary position, Rahul pedal his cycle by attain velocity 6 meters second in 30 seconds. Then apply brakes such as velocity of the bicycle come down 4 meter second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in the both cases. तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग का वेग कितना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में यहाँ पे सेम हो जाएगा, 0 डिग्री। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेग जो है, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया गया, 30 सेकंड। तो v किसके इक्वल होता है, u प्लस at के इक्वल होता है। जब हम प्लस करेंगे तो 6, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग का कितना आ जाएगा, 0.02 पहले कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में देखिए, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन हमने निकाली है फर्स्ट कंडीशन का, सेकेंड कंडीशन में देखिए इनिशियली वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो वेग था वो कितना था, 6 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, फाइनल जो वेग है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लिया गया है, 5 सेकंड। अब वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, और देखो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर u प्लस वी इक्वल u प्लस at। फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे जो एक्सीलरेशन है अब कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर पर सेकंड।
ऐसे क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए कि कौन सी स्थिति संभव है, इनमें से प्रत्येक में से एक का उदाहरण दीजिए। तो तीनों कंडीशन साथ में रीड करते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। एक स्थिर त्वरण के साथ एक वस्तु लेकिन शून्य वेग के साथ, त्वरण कैसा होना चाहिए, स्थिर त्वरण होना चाहिए और शून्य वेग होना चाहिए। एक वस्तु अथवा में दिया गया क्वेश्चन, एक वस्तु एक त्वरण के साथ गति करते हुए लेकिन समान गति से, मतलब गति तो होनी चाहिए लेकिन समान होनी चाहिए, त्वरण भी एक समान होना चाहिए, लंबवत दिशा में त्वरण के साथ निश्चित दिशा में लगाया गया वस्तु पर गतिमान वस्तु। देखो इंग्लिश में देख लेते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिवन एग्जांपल फॉर ईच स्टेटमेंट। ओके, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, सेकंड कंडीशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, एंड थर्ड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद द एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्शन। तो आंसर देखिए, फर्स्ट कंडीशन जो है वो पॉसिबल है। व्हेन अ बॉल इज थ्रो अप एट द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज जीरो वेलोसिटी although it held with constant acceleration due to the gravity in which equal to 9.8 मीटर सेकेंड। सेकेंड कंडीशन भी पॉसिबल है, व्हेन अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक विद द कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज ऑन इन डायरेक्शन। तो क्या हो, जब गाड़ी एक घूम रही है गोल गोल, तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन भी पॉसिबल है, किस कंडीशन में, अ कार मूविंग अ सर्कुलर ट्रैक इन एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन थी संभव है, जब एक गेंद को उच्चतम बिंदु पर फेंका जाता है तो इसका वेग शून्य होता है, हालांकि गुरुत्वाकर्षण के कारण निरंतर त्वरण होगा इसका, और वो किसके बराबर होगा, 9.8। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन भी संभव है, जब एक कार निरंतर गति के साथ गोलाकार ट्रैक में चल रही है तो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण वह तेज हो रही है। थर्ड कंडीशन भी संभव है, जब कोई कार वृत्ताकार पथ पर गतिमान हो, उसका त्वरण की गति की दिशा क्या होगी, उसके लंबवत हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रत्येक के लिए उपयुक्त उदाहरणों के साथ न्यूटन की गति के तीनों नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो तीनों नियम मैं आपको बता देती हूँ, उदाहरण आप ले लीजिएगा, इजीली हम आंसर करते हैं। डिस्क्राइब द ब्रीफ ऑफ द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। तो आंसर देखिए, पहला नियम, हम समझते हैं कि कोई वस्तु अपनी गति को तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। ये रहने दीजिएगा कि कोई वस्तु अपनी गति को तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। मान लो कि एक बॉल रखी है, वो जब तक उसकी दिशा उसमें परिवर्तन नहीं आएगा उसकी गति में, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके त्वरण और द्रव्यमान के गुणा के बराबर होता है या गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके त्वरण के और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। अंत में तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए, द फर्स्ट लॉ वी अंडरस्टैंड दैट एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इन मोशन अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कोई फोर्स काम नहीं करेगा वो अपनी डायरेक्शन या अपनी दिशा को बदलाव नहीं करेगी। द सेकेंड लॉ दैट स्टेट दैट द फोर्स एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल एट इट्स मास टाइम एंड एक्सीलरेशन। एंड फाइनली थर्ड लॉ स्टेट दैट देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, आप कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड जलीय कृषि में कैसे अंतर करेंगे। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। देखिए, फर्स्ट है कैप्चर फिशिंग, इट इज़ ए मेथड टू ऑब्टेनिंग फिशिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से फिशिंग को कैच करना क्या हो जाता है, कैप्चर फिशिंग। मैरीकल्चर, इट इज़ ए कल्चर फ्रॉम द मैराइन फिश फॉर द कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ के लिए फिशेज को जब कैच करना होता है उसे हम मैरीकल्चर कहते हैं। एक्वाकल्चर, इट इज़ इन्वॉल्व टू प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल दैट आर हाई इकोनॉमिक वैल्यू सच एज प्रॉन, लॉबस्टर एंड फिशेज एंड क्रैब्स। फर्स्ट देखिए, मछली पकड़ना, यह प्राकृतिक संसाधनों से मछलियों को प्राप्त करने की विधि है। समुद्री कृषि, यह व्यावसायिक उपयोग में समुद्री मछलियों का संवर्धन है। मतलब अपने मतलब ये कहेंगे कि अपने बिजनेस के लिए मछलियों को पकड़ना क्या हो जाएगा, समुद्री कृषि या मैरीकल्चर हो जाएगा। जल कृषि, इसमें जलीय जंतुओं का उत्पादन शामिल है जो कि आर्थिक मूल्य के होते हैं, जैसे कि झींगा मछली, मकड़ियाँ और केकड़े। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम डी सेक्शन जो है डी करेंगे, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर बताइए। आप पादप कोशिका को जंतु कोशिका से किस प्रकार विभेदित कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा आपको। What are the differentiate between prokaryotes and eukaryote? Differentiate between plant cell and animal cell। दोनों के ही आंसर हम साथ में देखेंगे।
फर्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभि की जगह पे केंद्रक लिख देंगे कि केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। लगभग हर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से संलग्न कोई अंग नहीं होता है। प्लाज्मा झिल्ली से संलग्न कोई अंग नहीं होता है। प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक और एक अंग, मतलब उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, कोशिकांग होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोई कोशिकांग नहीं होते हैं। देखो एक बार बता देती हूँ, केंद्रक नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका है जो पशु या जंतु कोशिका से क्या होती है, बड़ी होती है। एक पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है, जबकि एक पशु कोशिका का आकार गोल या नियमित होता है। पादप कोशिका एक कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के पास प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। इजी वे में समझो, जो पादप कोशिका है वो बड़ी होती है, उसके पास बड़ी वैक्यूल होती है, सेल वॉल होती है, उसके पास में कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका के पास में, जबकि जंतु कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसका आकार गोल या अनियमित होता है और छोटी होती है। इसके अलावा सेंट्रियोल का भी लिख सकते हैं, वैक्यूल्स का भी, रिक्तिका का भी आप लिख सकते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल हैज नॉट न्यूक्लियस, एवरी यूकैरियोटिक सेल हैज ए न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, नियर एवरी यूकैरियोटिक सेल हैज ए माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो ऑर्गेनेल्स enclosed in plasma membrane. Every prokaryotic cell has a nucleus and organelles each enclosed in plasma membrane. नेक्स्ट देखिए, प्लांट सेल। प्लांट सेल इज लार्जर देन द एनिमल सेल। इट्स शेप ऑफ प्लांट सेल इज फिक्स्ड rectangular shape, whereas the animal cell mostly round and irregular in shape. A plant cell enclosed by a rigid cell wall. Plant cell के पास क्या होती है, cell wall होती है, but animal cell has a only plasma membrane. अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, स्वीडन एंड श्वान द्वारा प्रस्तुत और आगे विर्चोव द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत का वर्णन कीजिए। समपराशरी, अल्पराशरी और अतिपराशरी दाब विलयन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या कहा गया, इंग्लिश में भी हम रीड करते हैं, दोनों आंसर साथ में करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिस्क्राइब सेल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय द शेल्डन एंड श्वान एंड फर्दर एक्सप्लेन द विर्चोव। एंड सेकंड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, शेल्डन एंड श्वान प्रपोज दैट बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो शेनवन और श्वान ने क्या कहा था कि जो एनिमल और प्लांट सेल की बॉडी है वो सेल से बनी है। एंड विर्चो ने उसके अंदर क्या इंक्लूड कर दिया था, विर्चो फर्दर प्रपोज दैट सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो विर्चो ने ये लाइन और ऐड कर दी थी कि सेल से बनी है, ये बात सही है, लेकिन उसके अंदर जो नई सेल बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग पहले से बनी हुई सेल से बनती है। सेल साइकिल के बारे में बताया। द सेल थ्योरी सेज दैट नो लिविंग बींग्स कैन बी मेड विदाउट द सेल, द सेल आर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। नेक्स्ट देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड, शुगर एंड सॉल्ट देन ब्लड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड, शुगर एंड सॉल्ट देन ब्लड। एंड आइसोटोनिक इज सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। जब दोनों का क्या होता है, कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। जब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, सॉरी लोअर कंसंट्रेशन हो जाता है, एक में लोअर हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। और जब क्या होता है, कम हो जाता है तो उसे हाइपो कहते हैं, और उससे ज़्यादा हो जाती है कंसंट्रेशन तो उसे हम हाइपरटोनिक कहते हैं। देखिए, शेल्डन एंड श्वान ने प्रस्तावित किया कि पौधों और जानवरों के बीच में कोशिकाओं के उत्पाद से, सारे जो पौधे और जंतु है कोशिका या कोशिका के उत्पादों से बने हैं। विर्चो ने आगे प्रस्ताव दिया कि कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनती है। कोशिका सिद्धांत कहता है कि कोशिकाओं के बिना कोई भी जीवित प्राणी नहीं बनाया गया। कोई भी जीवित प्राणी है जो कोशिका के बिना नहीं बन सकता। इस प्रकार की कोशिका जीवित प्राणियों का ही एक अभिन्न अंग है, मतलब कि सभी कोशिकाओं से बने हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इस रक्त की तुलना में द्रव, शर्करा और नमक की कम सांद्रता होती है। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, नमक की हमें ये कहें जिसकी सांद्रता कम होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिस रक्त की तुलना में द्रव, शर्करा, नमक की सांद्रता अधिक होती है। एंड आइसोटोनिक जिसके अंदर क्या होता है, जिसकी सांद्रता क्या होती है, इक्वल। दो सॉल्यूशन लो जिनमें दोनों में सेम कंसंट्रेशन हो, सेम सांद्रता हो, उसे आइसोटोनिक कहेंगे। अगर एक की ज़्यादा है उसको हम कह देंगे हाइपरटोनिक, और जिसकी कम है, हाइपरटेंशन, जो टेंशन हो जाता है ना हाइपरटेंशन, तो उसको कह देंगे हाइपरटोनिक, और जिसकी कम होगी उसको हाइपोटोनिक। अब क्वेश्चन करते हैं 35 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन है, इनको साथ में रीड करते हैं और साथ में इनके आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, थोड़ा सा शोर हो रहा है उसके लिए सॉरी आप सभी से, लेकिन आइए देखते हैं, आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट, ये देखो क्या, गर्म शुष्क दिन में कूलर ठंडा क्यों करता है। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन ए हॉट ड्राई डे। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग द समर। क्वेश्चन नंबर 3, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। वाई डज अ प्लाम फील कोल्ड व्हेन पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम। क्वेश्चन नंबर 4, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। वाई
वाई आर वी एबल टू होल्ड टी मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर देन अ कप। क्वेश्चन नंबर 5, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर हम साथ में देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या कहा गया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तापमान अधिक होता है और गर्म शुष्क दिन में कम आर्द्रता होती है जो बेहतर वाष्पीकरण को सक्षम बनाता है। इस वाष्पीकरण के से उच्च स्तर बेहतर शीतलता प्रदान करता है। तो कूलर वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। जब क्या होता है कि कूलर ठंडा करता है क्योंकि वहाँ पे आर्द्रता नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा ठंडा करता है। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या कहा गया है। सेकंड में देखिए, मिट्टी के बर्तन की दीवारों में सूक्ष्म छिद्रों की संख्या होती है। मिट्टी की सूक्ष्म छिद्रों की संख्या होती है। पानी के कुछ अणु नियमित रूप से इन छिद्रों से बाहर की ओर रिश्ते रहते हैं। पानी अनिश्चित काल के लिए वाष्पित हो जाता है। शेष पानी के वाष्पीकरण से आवश्यक गुप्त ऊष्मा को अवशोषित करता रहता है। मतलब उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिससे छोटा पानी निकलता है और उससे वाष्पीकरण होता रहता है। गुप्त ऊष्मा से क्या करते हैं, वो ठंडक देती है। नतीजन बचा हुआ पानी गर्मी को खो देता है और ठंडा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम लगाते हैं तो वो वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण के दौरान तरल के कण ऊर्जा के नुकसान की भरपाई के लिए हथेली की सतह की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं जिससे कि परिवेश ठंडा हो जाता है। जब हम एसीटोन या पेट्रोल, परफ्यूम को डालते हैं तो हथेली ठंडी महसूस होती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, जब हम तश्तरी में चाय या दूध पीते हैं तो तेजी से पी सकते हैं क्योंकि इसका सतह क्षेत्र कप से बड़ा होता है। बड़े सतह क्षेत्र से वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है जिसके कारण हम चाय और दूध ठंडा पी सकते हैं। देखो इजीली समझो क्या होता है। एसीटोन वाले में क्या था, जब वो गिरता है तो वो क्या करता है, हाथ की हथेली में जो ऊर्जा होती है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कपास पानी का अच्छा अवशोषक है। चूंकि हमें गर्मियों में पसीना आता है, सूती कपड़े हमारे शरीर के पसीने को सोख लेते हैं, पसीने को वातावरण में छोड़ देते हैं जिससे कि वाष्पीकरण भी तेजी होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। देखिए क्या है, इट इज बिकॉज द टेम्परेचर इज हाई एंड इट लेस ह्यूमिड ऑन द हॉट ड्राई डे विच एनेबल टू बेटर इवेपोरेट। इवेपोरेट क्या होता है, अच्छे से होता है। हाई लेवल ऑफ दिस इवेपोरेशन प्रूव बेटर कूलिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, the wall of the earthen pot have high number of the microscopic pore. Some water molecules regularly seep from these pore and the outside. These water evaporate identically, absorbing the latent heat needed the evaporation from the remaining water. As a result, the remaining water lose their heat and cool. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम और ऑन पाम इट इवेपोरेट ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल ऑफ द लिक्विड absorb energy from the surface of the palm compress and the loss of energy making the surrounding cool. Hence our palm feel cold when we put some acetone, petrol and perfume. Next question देखिए, we are able to sip tea and milk faster from the saucer because it has larger surface area than a cup. In larger surface area its evaporate rate is faster due to the which tea or milk cool rapidly. Next question देखिए क्या कहा गया है, we should wear cotton clothes and light colored clothes in summer. Cotton is good absorber of the water. Since we sweat in lot in summer, cotton clothes absorb sweat from our body and expose in the sweat on the atmosphere making the evaporate faster. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है जिसमें एक चित्र दिया गया है जिसमें ABC की दूरी को ग्राफ द्वारा हमें इसे दर्शाना है। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं फिर इंग्लिश में इसका आंसर कर लेंगे कि तीनों में से सबसे तेज यात्रा कौन कर रहा है, तीनों में से सड़क पर एक बिंदु पर कब मिलते हैं, B A को पार करता है C से कितनी दूरी पर है और B और C को पार करते हुए कितनी दूरी की यात्रा की। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए हम अभी ये क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ से हम ये कर लेते हैं, सोल्व हो जाएगा इजीली। देखो फर्स्ट क्या है, विच इज द ट्रेवल द फास्टर। तो फास्टर कौन ट्रैवल कर रहा है, देखो कम समय में ज़्यादा कौन पहुंचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा B क्या कर रहा है, फास्टर कर रहा है। सेकंड में ऑल आर थ्री एवर इन द सेम पॉइंट इन द रोड, क्या रोड पर किसी सेम पॉइंट पर तीनों मिले हैं, तो हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ फार एज सी ट्रेवल व्हेन A पास B। A ये देखो ये रहा A, ये रहा A, जब B को पास कर देता है, ये इतना इसने A को क्या किया है, A को B ने इतना पास कर दिया, तो कितना ट्रैवल कितना किया, तकरीबन 4 लिख देंगे हम यहाँ पे आइडिया से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाय टाइम इट पास बाय C। जब B ने C को पास किया, देखो B ने क्या किया है, ये देखो B ने जब C को पास कर लिया इतना, तो कितना ट्रैवल किया होगा, तो तकरीबन यहाँ पे 6 आ जाएगा। हम ये लिखते हैं 4 5 के 6 के आसपास क्या था, 6 किलोमीटर हम लिख सकते हैं कि 6 किलोमीटर के आसपास वो कवर कर चुका था जब उसने किसको क्या किया है, B ने C को क्रॉस किया है। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर। थैंक यू गाइज।